तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इतिहास के एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण की। इस चर्चा में हम भारत में मुगल साम्राज्य की पूरी 300 साल की गाथा को करीब से समझने वाले हैं। ये वो इतिहास है जिसने इस देश को लाल किला और ताजमहल जैसी इमारतें दी। यकीन मानिए, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक का ये सफर केवल सत्ता का नहीं है, बल्कि कूटनीति, युद्ध, धोखे और एक विशाल साम्राज्य के पतन की एक बेहद रोमांचक कहानी है। अब इस कहानी की शुरुआत में ही दिमाग में एक बहुत बड़ा और स्वाभाविक सा सवाल आता है ना। आखिर बाबर ने सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ ही अपना रुख क्यों किया? उज़्बेकिस्तान के फरगना में जन्मे बाबर को जब अपना ही घर छोड़ना पड़ा तो उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं महज काबुल तक सीमित नहीं थीं, उससे कुछ बहुत बड़ा चाहिए था। और इसका जवाब असल में बड़ा ही सीधा सा है। बाबर को अपना साम्राज्य और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेहिसाब पैसे और खजाने की जरूरत थी। और उस वक्त पूरी दुनिया में भारत की पहचान सोने की चिड़िया के रूप में थी। भारत की यही अथाह संपत्ति किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा इनाम थी, जिसने मुगलों को भारत की ओर खींचा। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहला, मुगलों का भारत में आगमन। दूसरा, हुमायूं, संघर्ष और वापसी। तीसरा, महान शासक जलालुद्दीन अकबर। चौथा, जहांगीर और शाहजहां का दौर। पांचवा, औरंगजेब का क्रूर शासन। और अंत में छठा हिस्सा, मुगल साम्राज्य का अंत। आइए पहले हिस्से पर चलते हैं, मुगलों का भारत में आगमन। देखते हैं कि कैसे 1526 में एक छोटी सी विदेशी सेना ने भारत में अपने पैर जमाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब पानीपत की उस पहली लड़ाई के इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। ये पूरी तरह से डेविड और गोलियत की लड़ाई जैसा दृश्य था। एक तरफ बाबर की सेना में केवल 12,000 सैनिक थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास भारत में पहली बार इस्तेमाल होने वाला गन पाउडर और तोपें थीं। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना में 1,00,000 सैनिक और सैकड़ों हाथी शामिल थे। और यहीं पर हमें बाबर का रणनीतिक और शातिर दिमाग देखने को मिलता है। उसने बैलगाड़ियों को चमड़े से बांधकर एक रक्षा दीवार बनाई और बीच में खाली जगह छोड़ दी। उसके तीरंदाज इतने कमाल के थे कि वो हर 5 सेकंड में पूरी ताकत से तीर छोड़ सकते थे, वो भी 600 मीटर दूर तक। और सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई उसकी तोपें, जिनकी तेज आवाज से लोधी के अपने ही हाथी ऐसे घबरा गए कि उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हुमायूं, संघर्ष और वापसी। क्योंकि सच तो ये है कि किसी साम्राज्य की नींव रखना केवल आधी लड़ाई जीतने जैसा है, असली चुनौती तो उसे बचाए रखने में है। हुमायूं की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। शेरशाह सूरी से करारी हार मिलने के बाद उसे पूरे 15 साल तक दर-दर भटकना पड़ा। फिर उसने अपनी सेना बनाई, 1555 में दिल्ली पर एक शानदार वापसी की और उसके तुरंत बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी अचानक और बेहद दुखद मौत हो गई। सच में किस्मत का खेल भी अजीब होता है। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, महान शासक जलालुद्दीन अकबर। हुमायूं की अचानक मौत के बाद इस शासक ने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल तख्त को संभाला था। जरा इस नंबर को देखिए, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। 1568 में चित्तौड़ के अभेद्य किले को जीतने के बाद अकबर ने इस साम्राज्य को इतने विशाल पैमाने पर फैला दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मुगलों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। और ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे लगातार नई सैन्य और वास्तुकला तकनीकों का इस्तेमाल था। अकबर की सेना दमिश्क स्टील के बेहतरीन हथियार और मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि हाथियों को भी लोहे के कवच पहनाए गए थे। और वास्तुकला की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में पानी की सप्लाई के लिए जो डैम्स और इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई, वो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। इसके बाद हम कदम रखते हैं चौथे हिस्से में, जहांगीर और शाहजहां का दौर। ये एक ऐसा युग था जहां बेशुमार दौलत थी, एक सख्त न्याय प्रणाली थी और वास्तुकला अपने चरम पर थी। इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। जरा सोचिए, उस दौर में पूरी दुनिया के कुल सामान का 1/4 हिस्सा अकेले भारत में बन रहा था। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में कदम रखा। इस अथाह धन से शाहजहां ने ताजमहल और लाल किले जैसी भव्य इमारतें बनवाईं। उसने अपने लिए एक बेहद कीमती मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसे स्रोत सामग्री के अनुसार 1639 में नादिर शाह अपने साथ लूट कर ले गया। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही कठोर और डार्क मोड़ लेती है।
अध्याय 5 औरंगजेब का क्रूर शासन। शाहजहां की चाहत थी कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह अगला राजा बने, लेकिन गद्दी पर कब्जा किया तीसरे बेटे औरंगजेब ने। सत्ता हथियाने की ये कहानी बेहद निर्मम थी। 1658 में औरंगजेब ने सत्ता के लिए युद्ध छेड़ दिया। उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी और उसका कटा हुआ सिर अपने पिता के सामने पेश किया। हमारे स्रोत बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये रेखांकित करते हैं कि कैसे औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। उसके शासनकाल में मस्जिदों के निर्माण के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुए। और नतीजा क्या हुआ? पूरे महाद्वीप में मराठों और राजपूतों के कड़े और भीषण विद्रोह शुरू हो गए। और अब हम पहुंचते हैं छठे और अंतिम अध्याय पर, मुगल साम्राज्य का अंत। एक समय अजेय और विशाल दिखने वाले इस राजवंश की जड़ें अब पूरी तरह से कट चुकी थीं। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही इस साम्राज्य के पतन की स्पीड बढ़ गई। इसके बाद कमजोर शासकों का एक ऐसा दौर आया जहां कोई भी ज्यादा टिक नहीं पाया। इसी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1822 में म्यांमार में हुई और 1857 आते आते दिल्ली से इस 300 साल पुराने और ताकतवर साम्राज्य का पूरी तरह से नामोनिशान मिट गया। ये पूरा विश्लेषण आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई नेतृत्व एकता और सहिष्णुता यानी यूनिटी और टॉलरेंस का रास्ता छोड़ देता है, तो एक सुनहरा युग कितनी तेजी से ढह सकता है। आंतरिक कलह और कट्टरता ने कैसे 300 साल के वर्चस्व को मिट्टी में मिला दिया। इतिहास का ये सबक हमें सत्ता की असल नाजुकता के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।